हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से स्वागत है आप लोगों का कैपिटल बजटिंग की नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक से एक और टूल। इससे हम एनालाइज करेंगे हाउ टू डिटरमाइन और हाउ टू एस्टिमेट और एनालाइज द प्रपोजल कैपिटल बजटिंग क्वेश्चन। अब तक हम ARR के बारे में बात कर चुके हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली आपका पे बैक पीरियड पर कंसंट्रेट करेगा। तो आज what is the implication of payback period in a capital budgeting situation. तो payback period, यदि हम payback period की बात करें, यदि हम दोनों वर्ड्स का इंडिविजुअल बाइफरकेट करके उसके मीनिंग देखें तो हमें बहुत कुछ समझ में आ जाएगा कि ये टेक्निक क्या करने वाली है, ये टूल किस काम आने वाला है। पे बैक, पे बैक का मतलब आपने जो लगाया है आपको बैक कब होगा। invested a fund in a proposal. So when that proposal is going to give you your whole amount which you have invested. तो ये जो टेक्निक है ये बताती है कितने समय में वो पैसा आपका वापस से आपके पास में आ जाएगा जो आपने उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है। तो पे बैक पीरियड इज नथिंग, इट इज अ टाइम स्केल, इट इज अ टाइम स्केल इन विच योर अमाउंट, योर इन्वेस्टमेंट इज गोइंग टू बी रिकवर्ड बैक। वो पैसा जो आपने बिजनेस में लगाया है कितने समय में आपके पास में वापस आ जाएगा, इस टाइम स्केल को जो बताता है दैट पीरियड इज नोन एज व्हाट, पे बैक पीरियड। ओके, तो सर इससे पता कैसे लगेगा? हम पता लगाने के लिए देयर इज स्पेसिफिक फार्मूला। आप फार्मूला पे कंसंट्रेट ना भी करेंगे तो भी आपको समझ में आएगा। और पे बैक पीरियड का जो फार्मूला होता है हम बात कर लेते हैं क्या है। इज नथिंग, इट इज जो पैसा आपने बिजनेस में लगाया है दैट इज नोन एज व्हाट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये बेसिक फार्मूला है। इट डजंट मीन कि दिस इज गोइंग टू बी फाइनल फार्मूला। सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि हम क्या यूज करने वाले हैं। पर हम पूरे एफएम में लॉजिक यूज करने वाले हैं, इतने कॉमन कॉमन सेंस को हम यूज करेंगे। तो भाई ये बेसिक फार्मूला है, यदि यूज हो पाता है ठीक है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू हम इसको मोल्ड करके सिचुएशन को एनालाइज करेंगे। तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो, दिस इज व्हाट, पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। कैन बी राइट सिंपल, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय सी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश इनफ्लो, एनुअल कैश इनफ्लो। नाउ अब आप निकालोगे कैसे? तो पे बैक भाई दो अलग अलग सिचुएशन में निकल सकता है। सर आपने यहाँ पे एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड करने की बात करी है। एनुअल कैश इनफ्लो सर, यदि ऐसा हुआ कि ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हम 3 साल की बात करते हैं, मेरे जेब से पैसा लगा 3 लाख रुपए और ईयर 1 में मुझे 1 लाख मिला, ईयर 2 में मुझे 1 लाख रुपए, चलो 1.5 लाख करते हैं, 1.5 लाख मिला, इसमें मुझे 1.5 लाख रुपए मिला और इसमें मुझे 1.5 लाख रुपए मिला। टोटल मेरे को 4,50,000 रुपए मिल गए हैं। मैंने लगाए थे 3 लाख। सर इस प्रोजेक्ट की लाइफ, इकोनॉमिकल यूजफुल लाइफ जो है इसकी 3 साल थी। कितनी थी? 3 साल। इस प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ 3 साल थी। ईयर 1 में 1.5 लाख रुपए आ चुका है, ईयर 2 में 1.5 लाख आ चुका है, ईयर 3 में 1.5 लाख आ चुका है, टोटल 4.5 लाख रुपए निकल कर। यदि हम प्राइमा फेसी इसको देखें तो ये प्रोजेक्ट हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। प्राइमा फेसी हमने एनालाइज नहीं किया है अभी, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि 4,50,000 रुपए ये प्रोजेक्ट हमें दे रहा है और हमने लगाए 3 लाख है, 1.5 लाख रुपए का हमें 3 साल में फायदा हो रहा है। प्राइमा फेसी देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल जोन में है। पर क्या पे बैक पीरियड इसको एक्सेप्ट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, यही हमें एनालाइज करना है। तो सर आपने फॉर्मूला बताया था पे बैक पीरियड का, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। हर साल जितना आ रहा है, मेरी जेब से इनिशियल कितना लगा? 3 लाख रुपए लगा, ठीक है, और हर साल कितना आ रहा है? सर 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख। प्लीज एनालाइज करना, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख तीनों जगह एक जैसा ही आ रहा है। एक जैसी जब चीज होती है तो उसे क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म, इवन, एक जैसा है। तो यदि कैश, एनुअल कैश इनफ्लो जो है इवन है, यूनिफॉर्म है, तो हम क्या कर देंगे? एक बार से ही डिवाइड कर देंगे। इसका मतलब कितना निकला? 2 ईयर। अब इसको समझेंगे, ये आपने फॉर्मूले में लगाया है, इसके अलावा हम समझेंगे कि इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। पर फिलहाल तो ये आपको समझ में आया कि 2 साल लगेंगे कम से कम इस प्रोजेक्ट को वो पैसा वापस करने में जो इस प्रोजेक्ट में आपने लगा रखा है। यहाँ तक यदि आपको समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। ये 2 साल कैसे? चलो दूसरे लॉजिक से समझते हैं। मैंने लगाया कितना है? 3 लाख रुपए। पहली साल में ये प्रोजेक्ट कितना दे देगा? 1.5 लाख रुपए। बचा कितना मेरा?
सर 1.5 लाख रुपए और निकालना है, तो अगली साल में ये कितना और दे देगा 1.5 लाख। पहली साल में 1.5 निकल के आ गया था, अगली साल में फिर से 1.5 दे दिया। अब मुझे इस प्रोजेक्ट से कुछ लेना है, नहीं लेना। कितनी साल में पैसा निकल का है सर 2 साल में। तो यही तो इंटरप्रिटेशन था कि कितने समय में इस प्रोजेक्ट ने आपका पैसा आपको वापस कर दिया, तो सर 2 साल में मेरा 3 लाख रुपए वापस कर दिया। सर ये तीसरे साल का जो पैसा है, ये तीसरे साल का तो प्रॉफिट है, ऐसा हम मान के चलते हैं। पर पे बैक पीरियड ये बोलता है कि मुझे तो कितने से मतलब है, 2 से मतलब है कि तुमने 2 साल में अपना पैसा वापस कर लिया है। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है सर 3 साल। ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी यूजफुल इकोनॉमिकल लाइफ कितनी है 3 साल, और वो आपको पैसा रिटर्न कर रहा है केवल 2 साल में, क्या करें, एक्सेप्ट कर लो भाई। पे बैक पीरियड क्या बोल रहा है, एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि यूजफुल इकोनॉमिकल लाइफ 3 साल है और पे बैक पीरियड 2 साल है, तो भाई उस केस में हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। पर सर यदि इसका जस्ट रिवर्स होता, वाइस वर्सा कैसे सर, यदि ऐसा होता तो हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता भाई किसी प्रोजेक्ट की यूजफुल लाइफ ही 2 साल है, पर वो 2 साल की जगह में अपना पैसा ही 3 साल में निकाल पाएगा, तो ऐसे घोड़े पे पैसा लगाना बेकार है जो रेस में लास्ट में नहीं आए। 2 साल का प्रोजेक्ट है, 2 साल में भी पैसा नहीं निकाल पा रहा, वो 3 साल में निकाल के देगा, तो भाई पे बैक पीरियड 3 साल है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को क्या कर देना चाहिए, रिजेक्ट कर देना चाहिए। हम भी डिसीजन मेकिंग पे नहीं आ रहे, पर फिलहाल क्योंकि सिचुएशन आई है तो हम समझ पा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो आपने देखा यूनिफॉर्म सिचुएशन, यूनिफॉर्म कैश इनफ्लो यदि है, या हम इसे बोले इवन कैश इनफ्लो है, इवन पे बैक पीरियड, इवन कैश इनफ्लो है, तो वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। तो उस केस में हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। पर यदि सर इवन नहीं है, तो इवन नहीं है कैसे सर, एक काम करते हैं, इवन नहीं है इसके हम एक सिचुएशन लेते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं विद सम मॉडिफिकेशन। यदि मैं इसे ऐसा कर देता हूं तो क्या होगा, देखो फिर से वही एक कॉमन आदमी यदि डिसीजन लेने जा रहा है, सर लगाया 3 लाख, यूजफुल लाइफ 3 साल ही है, 3 इयर्स, पहली साल में 1 लाख आएगा, दूसरी साल में 1.5 लाख आएगा, तीसरी साल में 2 लाख आएगा, टोटल मिला करके 4.5 लाख रुपए ये प्रोजेक्ट आपको वापस से करेगा, जिसमें से 3 लाख आपने इन्वेस्ट किया है, 1.5 लाख का फायदा। पिछले वाले में भी यही हो रहा था, 1.5 लाख का ही फायदा था, पर टाइमिंग चेंज थी कैश इनफ्लो की। उसमें टाइमिंग कैसी थी, पैसा एक जैसा यूनिफॉर्म फॉर्म में आ रहा था, इवन फॉर्म में आ रहा था। यह इवन नहीं है, यह ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है, ग्रेजुअली डिक्रीज भी हो सकता था, 2 लाख यहाँ होता, 1.5 यहाँ होता, 1 यहाँ होता, किसी भी फॉर्म में होता, पर ये पैसा एक जैसा नहीं है। कैन आई यूज दिस फॉर्मूला सर, हाउ इट मे बी पॉसिबल, सिंस वी आर डिवाइडिंग फॉर 1 यूनिट, हम 1 यूनिट के लिए डिवाइड कर रहे थे, ये पॉसिबल नहीं है, तो हम ये पॉसिबल नहीं है, तो फिर उस केस में हम कैसे एनालाइज करेंगे। इन दैट केस हम एक नया तरीका देखते हैं कि यदि अनइवन है कैश इनफ्लो, यदि अनइवन है, तो उस केस में हम क्या करें, हम उस केस में क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो निकालेंगे। ये क्या होता है, कुछ नहीं, हम लॉजिकली भी बात करेंगे और ये जो प्रोसेस है उस तरह से भी बात करते हैं, और दोनों में डिफरेंस शायद लॉजिक आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके सर, क्युमुलेटिव कैसे निकालेंगे, तो देखो भाई इसी क्वेश्चन को लेता हूं, क्युमुलेटिव कैसे निकलेगा। क्युमुलेटिव, ये तो कैश इनफ्लो था आपका, कैश इनफ्लो। अब क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे होगा, क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो का मतलब ये, आप जितना आपको पैसा मिलता जा रहा है उसमें ऐड करते जाओ, तो पहली साल में सर 1 लाख ही मिलेगा, दूसरी साल के अंत तक कितना होगा, पहली साल के अंत तक 1 लाख रुपए रिकवर हो चुका होगा, दूसरी साल के अंत तक कितना हो जाएगा सर, पहले एक हो चुका है 1.5 और, तो टोटल मिला के दूसरी साल के अंत तक कितना हो गया, 2.5 लाख रुपए। सर तीसरे साल के अंत, सर तीसरे साल के अंत में 2 लाख रुपए और आ जाएंगे, टोटल मिलाकर के हम कितना हो जाएगा 4.5, तो 3 साल के अंत तक आपको 4.5 लाख रुपए रिकवर्ड हो जाएगा। इसे हम क्या बोलते हैं, क्युमुलेटिव कैश इनफ्लो। ये आपने बनाया, ये आपका क्या है, इंडिविजुअल कैश फ्लो था, ये क्युमुलेटिव था, आपने पिछले वाले को जोड़ करके यहाँ पे निकाला। ओके सर, हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू, सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। मुझे पैसा कितना रिकवर करना है, सर मुझे पैसा रिकवर करना है 3 लाख रुपए, हाउ मच, 3 लाख रुपए सर, 3 लाख रिकवर करना है, पहली साल में मैं 1 लाख रुपए रिकवर कर लूंगा, मेरे पास में मेरे 2 लाख रुपए फिर से बचे, कितना बचे, 2 लाख रुपए। अच्छा, ये प्रोजेक्ट मुझे अगली साल में 1.5 लाख और दे देगा रिकवर करके, कितना हो जाएगा 1.5 लाख, तो टोटल रिकवर कितना हो जाएगा 2.5 लाख। अभी भी कितना बचा, 50,000 सर, वो 50,000 मेरा अगले साल रिकवर होगा, कहाँ पे, तीसरी साल में, मतलब 2 साल के बाद और तीसरी साल के खत्म होने से पहले पीरियड होगा कहीं इसके बीच में आने वाला है, क्योंकि यहां तक तो आपका पैसा कितना रिकवर हो पाएगा, 3 में से केवल 2.5,
अच्छा, आपको जो पैसा रिकवर करना है इसके बीच में है कि नहीं है? 2.5 लाख और 4.5 लाख के बीच में 3 लाख रुपए आता है कहीं? तो आपका टाइम पीरियड भी क्या होगा? 2 साल और 3 साल के बीच में ही कहीं होगा ये पीरियड। तो हम ये कैसे निकालेंगे? सिंपल है सर। कैसे? आप आपको कितने पैसे की, देखो, कम से कम 2 साल तो लगेंगे। कम से कम कितना लगेगा? 2 साल। 2 ईयर्स तो लगेंगे। 2 साल में तो केवल 2.5 लाख रुपए आएगा। फिर कितना और चाहिए? पर मुझे 50,000 रुपए और चाहिए। कितने चाहिए? 50,000 रुपए और चाहिए। ठीक है, कम कितने पड़ रहे हैं? 50,000। जरूरत कितने की थी? 3 लाख की। 50,000 कम पड़ रहे हैं, 50,000 और चाहिए। ठीक है, 50,000 और चाहिए। अच्छा, तीसरी साल में आप कमाओगे कितना? सर 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, उसमें से केवल मुझे 50,000 ही चाहिए। 2 लाख में से केवल 50,000 चाहिए। ये आपने किया। ये जो निकल के आएगा 2 ईयर प्लस, आप यदि इसे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से, 50,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इज इक्वल टू 1/4, और आप इसे क्या कर सकते हो? 2.5 ईयर। 2 ईयर प्लस 2.5 ईयर, और इट शैल बी 2.5 ईयर, 2.25 ईयर। इसका मतलब ये कि ये प्रोजेक्ट अपना 3 लाख रुपए, यदि इस तरह से आपका कैश इनफ्लो है, तो इस प्रोजेक्ट को 2.25 ईयर लगेगा अपना पूरा पैसा रिकवर करने में। पिछले वाले में आपने देखा, जब ये इवन था तो इसको कितना लगा था? 2 साल। जैसे ये अनइवन हो गया तो प्रोजेक्ट का पीरियड कितना हो गया? 2.25 ईयर। अच्छा सर, क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा इफ वी चेंज द पोजिशनिंग ऑफ कैश इनफ्लो? यस भाई, ये यदि पैसा पहले आना चालू हो जाएगा, 2 लाख इधर रिकवर हो गया, फिर 1.5 लाख यहीं हो रहा है, तो मेरे को 3 लाख रिकवर करना है, तो मेरा पहला और दूसरी साल के बीच में पैसा रिकवर हो जाएगा, 1.5 साल से कम हो जाएगा पेबैक पीरियड। तो भाई आपको ये देखना है, पहली चीज अनइवन है तो कम्युलेटिव कैश इनफ्लो निकाल करके आपको क्या निकालना है? ये दिस विल बी योर मेथोडोलॉजी टू कैलकुलेट द पेबैक पीरियड। इंटरप्रिटेशन हमने देख लिया। हाँ, पोजिशनिंग ऑफ कैश इनफ्लो जनरली अफेक्ट व्हाट? योर रिजल्ट। और ये रूल यहाँ पे भी एप्लीकेबल होता है कि पेबैक पीरियड आपका चेंज हो जाएगा यदि कैश इनफ्लो की पोजीशन चेंज होती है। तो अब तक हमने देखा हाउ टू कैलकुलेट, चाहे इवन कैश इनफ्लो चाहे अनइवन कैश इनफ्लो, हम कैसे कर रहे हैं, हमने कैलकुलेट करना देख लिया पेबैक पीरियड को। अब हम बात करते हैं सर पेबैक पीरियड की कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो सिमिलरिटी, या हम डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, इससे डिसीजन कैसे लिया जाएगा प्रोजेक्ट्स के लिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो, कैलकुलेट कर लिया आपने, बहुत अच्छा, और कैलकुलेट करने के बाद में उस चीज को आप एनालाइज करके यूज में कर पाओ तो कोई फायदा नहीं है। इट इज जस्ट लाइक कि मुझे खाना बहुत अच्छा बनाना आता है, मैंने खाना बना लिया, पर मुझे खाने की भूख नहीं है, तो वो यूजलेस है। तो भाई आपको क्या करना है? उसको यूज करना भी आना चाहिए। अब हम देखते हैं व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यार एडवांटेज बोलो या फिर मेरिट बोलो, यू कैन से मेरिट एंड डीमेरिट ऑफ दिस। तो मेरिट और डीमेरिट की हम यदि बात करें, पहली चीज पे बैक पीरियड में, देखो भाई, जब हम ARR की बात कर रहे थे तब हमने बात करी थी कि ARR इस पे लिक्विडिटी पे कंसंट्रेट नहीं करता है, वो प्रोफेबिलिटी का मेजर। सिमिलरली ये जो है, इट इज नॉट अ गुड मेजर, नॉट अ गुड मेजरमेंट ऑफ प्रोफेबिलिटी। बात करेंगे क्यों भैया? एक चीज आपने देखी, हमने दो एग्जाम्पल लिए, एक में 2 साल का पेबैक पीरियड आ रहा था, एक में 3 साल, सॉरी 2.25 ईयर का पेबैक पीरियड आ रहा था। इसका मतलब ये प्रोजेक्ट तो यही बोलेगा ना कि इसका पैसा 2.25 ईयर में कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद में से मतलब ही नहीं है कि आप कुछ आगे कमा रहे हो नहीं कमा रहे हो। यदि प्रोजेक्ट बोल देता है कि 3 साल के प्रोजेक्ट में से 2 साल में ही मैं पैसा वापस कर दूंगा आपका, तो आखिरी साल में कमाओ मत कमाओ उससे उससे कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्रॉब्लम है इसकी। ये किस पे कंसंट्रेट नहीं करता? प्रॉफिटेबिलिटी पे कंसंट्रेट नहीं करता, किसी प्रपोजल किसी प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी पे बिल्कुल कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। ये किस पे कंसंट्रेट कर रहा है? सर जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाए। इट कंसंट्रेट ओनली एम्फेसिस ऑन व्हाट? लिक्विडिटी। ये केवल लिक्विडिटी पे कंसंट्रेट कर रहा है। पैसा कैश फॉर्म में कितना जितना जल्दी आएगा उतना जल्दी कवर हो जाएगा, प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, ये मान के चलता है। सो इट्स नॉट अ गुड मेजरमेंट ऑफ प्रोफिटेबिलिटी, इट्स ना लिक्विडिटी पे ही बहुत ज्यादा एम्फेसिस करता है। हम मेरिट डिमेरिट एक साथ में पढ़ रहे हैं, आप समझ लीजिए उसका ना। ठीक, पहला पॉइंट हुआ। दूसरा, तीसरा सबसे बड़ी बात, कि नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक से टाइम वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट को यूज नहीं कर। इसका मतलब आज का 1 लाख रुपए 10 साल बाद के 1 लाख रुपए दोनों बराबर है, और ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में होता नहीं, क्योंकि देर इज ना व्हाट, देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरेस्ट रेट। यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो इस केस में आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को यूज नहीं कर रहे हो, टीबीएम यूज नहीं करते। तो सर इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज इसके ये है, इट इज सिंपल एंड इजी टू कैलकुलेट, बहुत आसान है इसे आप कैलकुलेट करना। एंड सेकेंडली, इट हेल्प्स इन
कैलकुलेटिंग योर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, नॉट इन ऑल सिचुएशन, या हर सिचुएशन में आपको कैलकुलेट करने की नहीं बताता, पर इसका एक वर्ड होता है रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड। हम देखेंगे व्हाट द मीनिंग ऑफ रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड। आर रेसिप्रोकल पे बैक पीरियड का मतलब इसका जस्ट उल्टा, वो क्या करता है, it gives you a rough idea or a estimation of your internal rate of return, एक रफ आइडिया बता देता है कब, पर उसकी एक कंडीशन है, वो केवल तब बताता है जब आपने डेप्रिसिएशन का रेट जो है आपका एसएलएम हो, दूसरा आपका कैश इनफ्लो जो है कैश इनफ्लो इवन हो, और तीसरी चीज पेबैक पीरियड इज आपका यूजफुल लाइफ जो है पेबैक पीरियड से एग्जैक्टली डबल हो। Means we can say if the economical life of a project is just a twice the payback period, in that situation or cash inflow are even, means whatever the inflow comes it is an even cash flow, in that situation it gives you a perfect idea where will your internal rate of interest lies in a time series, ये आपका किस डायरेक्शन में बताता है। सो दैट इज द रेसिप्रोकल पेबैक पीरियड। ओके, आपने बात करी व्हाट द मैरिड टी मैरिड, ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसर्न नहीं करता है, हाँ, पर एआरआर और इसमें एक अंतर है, एआरआर अकाउंटिंग डाटा को यूज करता था, ये कैश इनफ्लो को यूज करता है, कैश इनफ्लो को यूज कर रहा है मतलब कैश फ्लो पे कंसंट्रेट करता है, लिक्विडिटी पे एम्फेसिस करता है, प्रॉफिटेबिलिटी को ये कंसिडर नहीं कर पा रहा है क्योंकि एक लेवल पे बैक पीरियड के बाद की कैश फ्लो को कोई कंसिडर नहीं कर पाता है। नेक्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी की आपने बात करी, सर हमें डिसीजन कैसे लेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू टेक द डिसीजन इन पे बैक पीरियड। तो डिसीजन बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। डिसीजन क्राइटेरिया, सर डिसीजन क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो डिसीजन क्राइटेरिया यदि हम इंडिविजुअल प्रोजेक्ट की बात करें, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट मीन्स दो अलग अलग इंडिविजुअल प्रोजेक्ट हैं, तो उस केस में जिस प्रोजेक्ट का पेबैक पीरियड सबसे कम होगा, छोटा होगा, उसे सेलेक्ट कर लेना चाहिए। शॉर्टर द पेबैक पीरियड द प्रोजेक्ट शैल बी एक्सेप्टेबल जोन। आप जितना सपोज एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट ए, प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट सी, इसका पेबैक पीरियड है 3 साल, 2 साल, 5 साल। देखो जो सबसे छोटा है मतलब जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे 2 साल में ही कवर कर देगा, इससे प्रॉफिट चलेगा कि नहीं, मैंने पहले बता दिया आपको। इसका मतलब इसके लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, प्रोजेक्ट बी, क्योंकि आपका प्रोजेक्ट पेबैक पीरियड कितना है, 2 years। सो इफ द प्रोजेक्ट्स आर इंडिविजुअल, द शॉर्टर द प्रोजेक्ट इज द टाइम पीरियड इन अ टाइमलाइन, सो द पेबैक पीरियड गिव्स यू द बेस्ट रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो प्लीज ध्यान दीजिए कि इसका एनालाइजिंग क्या है। तो एनालाइज डिसीजन क्राइटेरिया, यदि इंडिविजुअल प्रोजेक्ट है तो उस केस में हम क्या करते हैं, जिसका शॉर्टर पीरियड होगा उसको हम एक्सेप्ट करने वाले हैं। ओके, एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई थी कि इसके डिसीजन क्राइटेरिया में आपको याद रखना है, यूजफुल इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ असेट या प्रपोजल शेल, यदि आपकी किससे पेबैक पीरियड से ज्यादा है तो एक्सेप्ट करना है, और यदि ये जस्ट ऐसा होता और ऐसा होता तो क्या करते हैं, यूजफुल इकोनॉमिकल लाइफ पेबैक पीरियड, यूजफुल इकोनॉमिकल लाइफ पेबैक, इस वाली कंडीशन में अपरेंटली रिजेक्ट कर दो, पेबैक पीरियड ज्यादा आ रहा है, इस वाले में आप इंडिफरेंस हो, एक्सेप्ट कर भी लेना चाहिए और नहीं भी। तो सर ये जो टूल है क्या ये एग्जैक्टली सही आंसर होता है, नहीं, इंडिविजुअली हम किसी एक स्पेसिफिक टूल के बेस पे होकर के कभी भी कैपिटल बजटिंग का डिसीजन नहीं लेते। देयर आर मोर टूल्स, हाँ इससे भी एडवांस वर्जन है, पर इट हेल्प्स इन टेकिंग एंड एनालाइजिंग द डिसीजन। यदि आपको पेबैक पीरियड समझ में आया, अगला टॉपिक, हाँ इसी से रिलेटेड आपका जो है डिस्काउंटिंग पेबैक पीरियड है, वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट इंडिविजुअली, बस एक छोटा सा माइन्यूट डिफरेंस उसमें आता है, वो भी मैं अभी इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। केवल डिफरेंस क्या है, उसका फॉर्मूला, सारी चीज सेम रहेंगी, बस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज रहेगा। यहाँ पे हम कैश इनफ्लो को यूज कर रहे होते हैं, एनुअल कैश इनफ्लो को यूज कर रहे होते हैं, वहां पे हम टाइम वैल्यू मनी का यूज करते हुए, डिस्काउंटिंग रेट का यूज करते हुए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे, हर साल का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालेंगे, उसको यूज करना है। सो डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड यदि आपका है, जो आपके कौन से डिस्काउंटिंग टेक्निक्स हैं जो हम अगले वीडियो में चालू करने वाले हैं, पर सारा डाटा आपका यही रहेगा, इसलिए हम पेबैक पीरियड दोबारा से नहीं देखेंगे। तो डिस्काउंटिंग पे बैक पीरियड ये आपको क्या बताएगा, वही सेम फॉर्मूला, इनिशियल इन्वेस्टमेंट
डिवाइडेड बाय, हमने पिछले वाले में एनुअल कैश इनफ्लो को यूज किया था, इसमें हमें एनुअल कैश इनफ्लो ना यूज करके हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुअल कैश इनफ्लो यूज करेंगे। अब बस इतना याद रखना है कि इसका क्या बाकी सारी चीजें वही रहेंगी, इवन हो चाहे अनइवन हो। अनइवन में आप क्या करने वाले, वही क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को यूज करने वाला, सेम डिसीजन यू आर टेकिंग, सेम क्राइटेरिया, सेम एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, एक्सेप्ट वन। हमने पे बैक पीरियड में बोला था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज नहीं होता, हाँ इस वाले में टाइम वैल्यू ऑफ मनी का यूज होगा। तो एट लास्ट आई एम समराइजिंग, पे बैक पीरियड हमने देखा हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू। अब तक हम दो टूल्स के बारे में बात कर चुके हैं, ARR एंड पे बैक पीरियड। विद दिस आई एम एंडिंग नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स और ट्रेडिशनल टेक्निक्स को हम यहाँ पे खत्म करते हुए, अगला जो वीडियो है वो आपका डिस्काउंटिंग टेक्निक्स पे बेस्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू रियली लाइक इट, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपके पर्पस को सॉर्ट आउट और सॉल्व किया है, तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।